हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल के डॉक्स। मैं डॉक्टर राणा चंचल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। आज एक बहुत कॉमन से टॉपिक के बारे में बात करने हैं जिसको हम लोग कॉमनली कॉमन फ्लू कहते हैं या कॉमन कोल्ड कहते हैं। क्या वजह होती है इसकी, कैसे फैलता है, कितने दिन रहता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स में मैं डिस्कस करूंगा या एक स्लाइड दूंगा जिससे कि ये पता चल जाएगा कि कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कोविड वायरस से, क्या पॉसिबल भी है डिफ्रेंशिएट करना या नहीं। फाइनली इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या हमें करने हैं, डेंजर साइंस क्या क्या होता है, कुछ मिथ्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि जनरली हम लोग कॉमन कोल्ड से रिलेट करते हैं। तो ये वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये कोविड का भी सीज़न चल रहा है, थर्ड वेव की भी बात चल रही है, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि कब हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है और कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो चलिए आज की वीडियो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉज की, तो मोर देन 200 वायरसेस होते हैं जो कि एक फ्लू या फ्लू लाइक सिम्टम्स करवा सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो इंडियन सिनेरियो में जो वायरस इन्वॉल्व होता है जो कि कॉमन कोल्ड या फ्लू करवाता है वो होता है राइनो वायरस। इसका भी स्प्रेड एयरबॉर्न होता है, तो हमें सारी वो प्रिकॉशंस रखनी है जो कि हम कोविड में रखते हैं। मास्क पहनेंगे तो ये हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सिम्टम्स भी उसी तरीके से होते हैं कि मोस्ट कॉमनली फीवर होता है, बच्चे का स्टफ़ी नोज़ हो सकता है, कंजेशन हो सकता है, छींकें आती हैं, स्नीजिंग होती है, साथ साथ कई बार खांसी भी आ जाती है, जनरलाइज बॉडी पेन होता है या बॉडी एक होता है। बॉडी एक के साथ साथ कई बार बच्चों को हेडेक भी होता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द बच्चों को जिनको वायरल इन्फेक्शन या कॉमन कोल्ड होता है उनकी जो एपेटाइट है वो कम हो जाती है, खाने पीने का उतना ज़्यादा मन नहीं करता है, थोड़े से वो मलेज यानी मसल एक, बॉडी पेन वाला सिम्टम रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हम लोग को मिलते हैं कॉमन फ्लू में मिल सकते हैं, किसी में सारे मिलेंगे, किसी में कुछ मिलेंगे। तो एक चार्ट मैं लगा दे रहा हूँ फ्लू को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, साथ साथ कॉमन कोल्ड और कोरोना वायरस को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। वंस अगेन क्लिनिकली डिफ्रेंशिएट करना एक डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल है। ये जस्ट एक आइडिया के लिए आपके पास चार्ट लगा हुआ है, तो इन पॉइंट्स पे हम लोग अगर थ्योरेटिकली हम लोग डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये होता है कि कितने दिन वायरस या कितने दिन ये बीमारी फ्लू की रहती है। तो जनरली जो हम लोग कहते हैं 7 to 10 डेज तक लास्ट कर सकती है, मैक्सिमम 10 दिन तक रहती है, उससे ज़्यादा जनरली कॉमन फ्लू नहीं चलता है, कॉमन कोल्ड नहीं चलता है। इसमें भी मोस्ट ऑफ दी जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द रिकवरी होती है वो 5th डे के बाद होना शुरू हो जाती है। कुछ बच्चों में कॉमन कोल्ड या कॉमन फ्लू जिनमें खांसी रहती है वो थोड़ा सा लंबा चल सकता है, अप टू 10 to 14 डेज। तो इन्फेक्टिविटी की हम बात करें तो मोस्ट इन्फेक्टिव पीरियड जो रहता है वो 2nd to 4th डे होता है, और मोस्ट ऑफ दी जो वायरल कॉमन कोल्ड होते हैं वो विदिन 5 डेज ठीक हो जाते हैं, इवन इंक्लूडिंग कोविड ऑल्सो। अगली चीज़ पे मूव करें कि हम लोग इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए वायरल फीवर्स के लिए या कॉमन कोल्ड के लिए मैं हमेशा पेरेंट्स को 2 बातें बताता हूँ, एक अच्छी एक बुरी। अच्छी चीज़ ये है कि वायरल इन्फेक्शन जो होता है ये खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लेता है, इसके लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट या बहुत सारा कुछ अलग से मेडिसिन देने की लिए ज़रूरत नहीं है। बुरी चीज़ जो थोड़ी ये है कि कोई भी एंटीवायरल या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि हमें बच्चे को देनी होती है उस वायरस को मारने के लिए। तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट जो मेन होता है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में सबसे पहली जो चीज़ होती है कि एडिक्वेट हाइड्रेशन, अच्छे से फ्लूइड इनटेक, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि डाइट कम हो जाती है। डाइट कम होने की वजह से हमें मेक श्योर करना है कि बच्चा खूब सारा पानी पिए। पानी के या कोई भी इस तरीके की जो ड्रिंक्स होते हैं, लस्सी होता है, आप चिकन सूप दे सकते हैं, अलग अलग वेजिटेबल सूप्स दे सकते हैं जिससे कि बच्चे की एनर्जी मेंटेन रहे। तो वो मेक श्योर करना है कि बच्चा हाइड्रेटेड रहे। दूसरा चीज़ रहता है कि हमें बच्चे को सपोर्ट करने के लिए जब भी बच्चे को फीवर होता है तो पैरासीटामॉल SOS बेसिस पे आप दे सकते हैं, या डॉक्टर्स कई बार पहले 2 दिन रेगुलरली देते हैं। तो पैरासीटामॉल अगर बच्चे को फीवर है या बॉडी एक, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो काम आती है। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स। नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स जो होते हैं वो नेज़ल कंजेशन को या नेज़ल ब्लॉकेट को कम करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट आती है कि कई बार अगर फीवर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड होता है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है तब हम दूसरे ड्रग्स के लिए करते हैं, बट वो कई बार मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो अपने मन से इस्तेमाल कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, पैरासीटामॉल बहुत ईजी अच्छी दवा है, सेफ़ दवा है, बहुत इफेक्टिव दवा है। तो अपने मन से आइब्यूजेसिक, न्यूमेसोलाइड और नाइस और पता नहीं क्या क्या जो देते हैं अपने बच्चों को वो मत दीजिए। तो उसको तभी देना है जब कोई डॉक्टर रिकमेंड करे, आफ्टर डूइंग दी प्रॉपर एग्जामिनेशन और प्रॉपर टेस्ट के बाद। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि जो हम लोग घरेलू उपचार करते हैं, क्योंकि हम लोग को जब भी कोल्ड होता है तो गले में थोड़ा सा पेन वगैरह रहता है, तो गर्म फ्लूइड, लूक वार्म, हॉट नहीं, गर्म नहीं, बिल्कुल उबलता हुआ नहीं, जो हल्का गुनगुना पानी या गुनगुनी चीज़ें पीने से कई बार उसको आराम मिलता है। आप उसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बच्चे को आराम मिलेगा या बड़े लोगों को आराम मिलेगा जिसको कि फ्लू है। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं ये बेसिकली सपोर्टिव ट्रीटमेंट है और यही सारी चीज़ें देनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है
कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं है ट्रीटमेंट में फ्लू के। प्लीज़ डोंट यूज़ एंटीबायोटिक्स, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रही हैं और लोगों ने तो एजिथ्रोमाइसिन को फ्लू के साथ कॉमन ट्रीटमेंट बना लिया है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन ही फ्लू का ट्रीटमेंट हो। हर पेशेंट जो मेरे पास आता है वो एजिथ्रोमाइसिन ले चुका होता है। एजिथ्रोमाइसिन इज़ एन एंटीबायोटिक, यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। तो प्लीज़ डोंट यूज़ एजिथ्रोमाइसिन जब भी आपको बुखार होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है और इसकी वजह से हमारी जनरेशन और हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। तो ध्यान रखना है, वायरल फीवर में, किसी भी वायरल फीवर में कोई भी एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। एंटीबायोटिक तभी लें जब आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें। पहले 2-3 दिन में तो एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए कई बार डॉक्टर्स एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो भी बाद में शुरू करते हैं, तुरंत शुरू मत कीजिए। तो अपने मन से नेबुलाइजेशन मत करें, बल्कि वो उल्टा इफेक्ट डालेगा कि बच्चा परेशान हो जाएगा, सफोकेट होना शुरू हो जाता है। तो गर्म स्टीम बच्चे को नहीं देनी है, नेबुलाइजेशन अपने मन से नहीं देना है जब तक कि डॉक्टर ना बोले। ट्रीटमेंट में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है डाइट से लेके। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्ट करते हैं डाइट में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है खा सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि गर्म फ्लूइड्स वगैरह जो रहते हैं, फ्रूट्स जो रहते हैं, फ्रेश फ्रूट्स रहते हैं, वो बहुत हेल्दी रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसलिए आपको वो सारी चीज़ें ज़्यादा लेना चाहिए। मिर्च मसाले तीखी चीज़ें थोड़ा सा जब फ्लू रहता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होती है वो फ्लू जो होता है सीजनल फ्लू, उससे बचाने के लिए बहुत अच्छी होती है। आइडियली रिकमेंडेड है कि 2 डोजेज़ हम लोग फर्स्ट ईयर में लगा लें बच्चे को, 6ठे महीने और 7वें महीने में, और उसके बाद हर ईयरली लगवाएं। आइडियल इज़ कि जो बड़े लोग होते हैं उनको भी फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए। सिर्फ बच्चों के लिए ये वैक्सीन नहीं है, हर साल नई वैक्सीन आती है फ्लू की, क्योंकि स्ट्रेन चेंज होता है, और हर साल आपको ये वैक्सीन अपने बच्चे को भी दिलवानी है और खुद को भी लेनी है। तो फ्लू वैक्सीन इज़ अ गुड वे टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम फ्लू इन्फेक्शंस। क्योंकि अगर कोई भी डेंजर साइन इनमें से प्रेजेंट है तो आपको तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। मे बी बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ऑल्दो फ्लू में ऐसा बहुत कम ज़रूरत है। पहला डेंजर साइन की ब्रीदिंग का रेट। फास्ट ब्रीदिंग हर एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, वो क्लासिफाइड होती है। अगर बेबी 2 महीने से कम का है तो रेस्पिरेटरी रेट यानी ब्रीदिंग का जो रेट है वो 60 से कम होना चाहिए। अगर 60 या 60 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग फास्ट ब्रीदिंग कहते हैं। 2 महीने से 1 साल के बच्चे में ये जो सांस लेने की गति है ये 50 या 50 से कम होनी चाहिए। अगर 50 या 50 से ज़्यादा है तो फिर हम इनको फास्ट ब्रीदिंग कहेंगे। यही 1 साल से 5 साल के बच्चे के बीच में ये 40 से कम होनी चाहिए, और 5 साल से बड़े बच्चों में जब तक कि वो अडल्ट नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए उनकी 30 से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, इसके अलावा अगर बच्चे को चेस्ट में रिट्रैक्शंस यानी सांस लेते वक्त छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, नाक फूल रही है, कंटिन्यूसली बच्चे को सांस लेते वक्त एक आवाज़ आ रही है, तो ये एक सेकेंड डेंजर साइन होता है। इसके अलावा अगर बच्चा आपको लगता है कि सुस्त हो गया है या एक्टिविटी उसकी नॉर्मल से काफ़ी कम हो गई है, ये भी एक डेंजर साइन का इंडिकेटर है। नेक्स्ट डेंजर साइन जो होता है वो होता है पुअर फीडिंग। तो अगर बच्चे ने खाना कम कर दिया या दूध पीना कम कर दिया तो वो भी एक डेंजर साइन है और हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अगला चीज़ जो होता है कि बच्चे की जो कॉन्शियसनेस है, जो सेंसोरियम है, वो डिप्रेस होना शुरू हो जाए, ऐसा लगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त है या गफलत में है, तो ये एक डेंजर साइन है। या बच्चे को अबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रहे हो, झटके आ रहे हों, तो ये भी एक अबनॉर्मल साइन है और हमें उस कंडीशन में तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। और इसके अलावा जो मैंने बताया कि अगर बच्चे का सैचुरेशन जो है SpO2 ऑक्सीजन लेवल जो है वो 94% से कम हो रहा है तो भी एक डेंजर साइंस में आता है। तो जल्दी कुछ जो बहुत कॉमन मिथ्स होते हैं जो मेरी फैमिली में भी चलता है कि गीले बाल हैं तो ठंड लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कोई प्रूवन इस चीज़ के लिए थियरी नहीं है, कोई प्रूवन रिसर्च नहीं है कि गीले बाल रहेंगे या आपने स्वेटर नहीं पहना, कान में रुई नहीं लगाई ठंड के समय में तो आपको कोल्ड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली उसी टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी से बचना है, बट इसकी वजह से कोल्ड होगा कि नहीं होगा ऐसा कोई चीज़ प्रूवन नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो होता है कि हॉट ड्रिंक्स पी लो तो जो भी वायरस गले में या नाक में है वो मर जाएगा, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। प्लीज़ ये चीज़ मत करिएगा, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट जो मिथ आता है वो ये होता है कि दूध कफ बढ़ा देता है। ये बिल्कुल ही गलत है। खाने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। जो फ्लू होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, मिल्क खाने से कुछ बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स की वजह से थोड़ा बहुत थिकनिंग हो सकती है स्पूटम की, बट वो स्पूटम बढ़ा देगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि डायरिया में कफ निकल गया, तो ये सारी चीज़ें मिथ हैं। दोनों ट्रैक जो है, दोनों जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कफ आपका अलग जगह बनता है, खाना अलग जगह बनता है।
नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो होता है कि दही, केला, ये सब चीज़ें ठंडी होती हैं, फ्लू में नहीं खाना चाहिए। ये भी चीज़ गलत है, साइंटिफिकली कुछ प्रूवन नहीं है। आप बहुत आराम से दही भी खा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। इनफैक्ट वो अच्छी चीज़ है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। फ्रूट्स में भी केला एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप बेफिक्र होकर आराम से खा सकते हैं। जनरली इन जनरल मैं बोलता हूँ कि शाम के टाइम जब ठंड ज़्यादा हो तो फिर फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, दोपहर के टाइम आप बहुत आराम से खा सकते हैं। सो फाइनली टू समराइज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोल्ड एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमनली होता है। मोस्ट ऑफ द कोल्ड से बिल्कुल डरने की बात नहीं है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, खूब सारा पानी पिलाने की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक नहीं लेने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन पॉसिबल है तो वैक्सीन लगवाइए अपने बच्चों को और ख़ुद को भी। तो बहुत परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में फ्लू जो है वो आगे चल के सीरियस हो सकता है। इसलिए स्पेशली इस कोविड के टाइम में डेंजर साइंस को ज़रूर याद रखिएगा। उन डेंजर साइंस को कैसे देखना है, कैसे पहचानना है, उनको ध्यान रखिएगा। और अगर वो डेंजर साइंस होते हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक आवर वीडियोज़, शेयर देम जिनको ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, नमस्ते।